नमस्कार एंड वेलकम टू आवर चैनल LISP ई एजुकेशन, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्यूटर की लगभग सभी फील्ड से रिलेटेड वीडियो ट्यूटोरियल्स सबसे आसान भाषा में। इस चैनल में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, वेब डिज़ाइन तथा एथिकल हैकिंग से रिलेटेड वीडियोस को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग, MCA, BCA, डिप्लोमा कर रहे हैं या O लेवल, A लेवल, CCC आदि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारी ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल साबित होती हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या me.srivastavas@gmail.com पर मेल करें। पूरी नॉलेज के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की क्लास में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं MS एक्सेल। MS वर्ड के ट्यूटोरियल्स में आप लोगों से बहुत अच्छे कमेंट्स प्राप्त हुए। आप सबका बहुत सपोर्ट मिला, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। MS एक्सेल MS ऑफिस का सबसे पावरफुल टूल है और शायद सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाना भी। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम बड़ी बड़ी वर्कशीट जैसे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स स्टेटमेंट, स्टॉक रिपोर्ट्स, सेल्स रिपोर्ट आदि बड़ी आसानी से बना सकते हैं। MS एक्सेल की अपनी इस सीरीज में हम एक्सेल की फंक्शनैलिटी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। MS एक्सेल का यूज़ स्प्रेडशीट बनाने, डेटाबेस मैनेज करने, डेटा एनालिसिस आदि बहुत सारे ऑफिशियल काम में किया जाता है। एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए या तो हम वर्ड की तरह ही स्टार्ट में जाएं, ऑल प्रोग्राम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जाके हम एक्सेल को क्लिक कर देते हैं तो भी हमारी एक्सेल खुल जाती है। या दूसरा तरीका भी वही है कि स्टार्ट में सर्च बॉक्स में हम एक्सेल को टाइप कर दें और यहाँ से जो एक्सेल आता है उसको फिर हम यहाँ पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सेल की एक फाइल खुल के आ जाती है। तो सबसे पहले हम एक्सेल की स्क्रीन के कंपोनेंट के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, MS वर्ड की तरह ही इसमें भी एक ऑफिस बटन है। ये क्विक एक्सेल टूल बार है जहां से हम अपने फंक्शंस को फटाफट एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे MS ऑफ वर्ड की तरह ही टैब्स बने हुए हैं और हर टैब्स के उसके अंदर अलग अलग बटन्स होते हैं जिसमें कि अलग अलग टूल्स हो सकते हैं। ये इसका वर्कशीट एरिया कहलाता है जहाँ पे कि हम अपने काम को करते हैं। तो एक्सेल की फाइल को वर्कबुक बोलते हैं और ये वर्कबुक जो है इस तरह की वर्कशीट में डिवाइड होती है। ये जो वर्कशीट होती है ये इस तरह से रो और कॉलम में डिवाइड होती है और इन रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है ये एक सेल कहलाता है। तो ये जो कॉलम्स हैं ये इस तरीके से ABCD में आप दिख रहे हैं और रोज आपकी 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग चलती हैं। इस तरह की एक वर्कशीट जो होती है, इस वर्कबुक में कई सारी शीट्स हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये शीट है, इस तरह कई शीट बन के आ सकती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, कई सारी शीट बन के आ सकती हैं। तो ये जो भी आप सेल पे क्लिक करते हैं वो हमारा एक्टिव सेल कहलाता है। कि आपने इस पे क्लिक किया तो ये वाला एक्टिव सेल हो गया, इस पे क्लिक करेंगे ये एक्टिव सेल हो गया। जिस भी सेल पे क्लिक करते हैं वो हमारा एक्टिव सेल कहलाता है और एक्सेल में कोई भी इंफॉर्मेशन इन्हीं सेल बाई सेल रिकॉर्ड होती है। तो जिस भी सेल पे हम क्लिक करते हैं उसका एड्रेस यहाँ इस नेम बॉक्स में लिख के आता है। जैसे कि ये नेम बॉक्स है, इसमें मैंने क्लिक किया तो ये आपका इसका एड्रेस आ रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो इसका आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो इस सेल का एड्रेस आएगा। तो किसी भी सेल का एड्रेस उस सेल के कॉलम और रो का रेफरेंस होता है। तो जहाँ पे जैसे कि इसका कॉलम क्या है B और इसका 7, तो यहाँ पे क्या आ रहा है B7। ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये है E3। तो जिस भी सेल पे क्लिक करेंगे उसका सेल एड्रेस नेम बॉक्स में बन के आता है। ये कहलाती है हमारी फॉर्मूला बार। जो भी हम डेटा एक्सेल में टाइप करते हैं सबसे पहले वो फॉर्मूला बार पे अपीयर होता है और उसके बाद एंटर की करने पर या एरो की प्रेस करने पर वो उस सेल पे आके स्टोर हो जाता है। तो
तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसमें एक शीट को तैयार करते हैं। मान लें कि हमें कोई एम्प्लॉय की सैलरी निकालने के लिए एक वर्कशीट बनानी है। तो सबसे पहले हम उसके लिए हेडिंग टाइप कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया एम्प्लॉय के नेम के लिए, यहाँ उसकी बेसिक पे के लिए, यहाँ उसके प्रेजेंट डेज के लिए शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ पीडी, और यहाँ मुझे उसकी सैलरी निकालने के लिए ये मैंने हेडिंग टाइप कर ली। अब यहाँ पे हम एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे, क्योंकि ये सेल छोटा है एम्प्लॉय का नाम, तो इसको हम यहाँ से ड्रैग करके इस सेल की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो भी नाम टाइप करना है यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे, जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी बेसिक पे, और पीडी मीन्स प्रेजेंट डेज कि वो महीने में कितने दिन आया। सैलरी कॉलम अभी हम यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं, जो कि हम बाद में उसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ मैंने सारे एम्प्लॉय को टाइप कर देता हूँ मैं, इसकी दे दी मैंने। ऐसे ही दूसरा कोई दीपक एम्प्लॉय मान लिया, दीपक कुमार, इसकी सैलरी दे दी, इसके प्रेजेंट डेज दे दिए। ऐसे ही तीसरे इसकी दे दी मैंने, और फिर इसकी टैब की करेंगे तो हम दूसरे सेल पे आ जाएंगे। जैसे कि आपने MS वर्ड में टेबल देखी थी, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी टैब की को यूज करते अलग अलग सेल पे पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो भी हमारे एम्प्लॉई हैं सबका मैंने यहाँ पे डेटा टाइप कर लिया, और एक आध एम्प्लॉय कर देता हूँ मैं टाइप, जिससे कि हमारी रियलिस्टिक सी लगेगी। और एक और मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे, और ये ले ली। तो जैसे कि मैंने सारे एम्प्लॉय के डेटा टाइप कर दिए, अब मुझे यहाँ पे निकालनी है सैलरी। तो मान लें कि सैलरी का फॉर्मूला जो हमको दिया गया वो ये दिया गया कि सैलरी बराबर मुझे ऐसे निकालनी है, बेसिक डिवाइड बाई 30 और इनटू पीडी। हमें ये फॉर्मूला दिया गया सैलरी निकालने का कि जो भी एम्प्लॉय की बेसिक है डिवाइड बाई 30 इंटू जितने भी प्रेजेंट डेज हैं उसके अकॉर्डिंग हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम सैलरी के लिए निकालना है, तो पहले हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, और फॉर्मूला हमारा इक्वल से शुरू होता है, तो पहले हम यहाँ पे मैंने इक्वल टाइप किया। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, बेसिक। तो इस एम्प्लॉय की बेसिक किस सेल पे स्टोर है, इस सेल पे, और इस सेल का एड्रेस क्या है, B2। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा B2। इसके बाद डिवाइडेड बाई 30 और इंटू, अब क्या है यहाँ पे पीडी इसके किस सेल पे स्टोर है, इस सेल पे, और इस सेल का एड्रेस क्या है, C2। यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा अब C2। तो ये मेरी एक पहले एम्प्लॉय की सैलरी के लिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब हम जैसे ही एंटर करेंगे इसकी सैलरी कैलकुलेट होके आ जाएगी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। अब मुझे बाकी सबके लिए सैलरी को कैलकुलेट करना है, तो या तो हम सबके लिए फिर से अलग अलग फॉर्मूला दें, तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, और जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज होंगे, जितनी बड़ी लिस्ट होगी, उतना ही टाइम फिर हमको भी लगेगा। तो इसके लिए फिर हम इस फॉर्मूले को कॉपी भी कर सकते हैं। फॉर्मूला कॉपी करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि पहला तरीका ये है कि मैंने इस सेल को, जो कि इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको मुझे कॉपी करना है। तो मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आके हम प्रेस करेंगे Ctrl+C कॉपी करने के लिए। तो ये सेल आप देख रहे हैं हाईलाइट हो गया, और इसके बाद मुझे इन सेल पे इसको चूंकि लेके आना है, पेस्ट करना है, तो इन पूरे सबको सेल को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे कर देंगे Ctrl+V। तो ये मेरा आप देख रहे हैं कि ये सब पे आपकी सबकी सैलरी कैलकुलेट होके आ गई। तो एक तरीका तो जो है कि मैंने इस तरीके से अपने कॉपी पेस्ट वाले तरीके को यूज करके इसको कॉपी कर लिया। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और दूसरा तरीका ये है कि अब हम इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, इंक्लूडिंग जिस सेल पे हमने फॉर्मूला दिया था। इसको पूरे को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और हम यहाँ करेंगे Ctrl+D करेंगे, तो भी सबके लिए वो सैलरी को कैलकुलेट कर दिया जाएगा। फिर मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। और तीसरा तरीका ये होता है कि यहाँ पे हमने सेल को सिलेक्ट किया, अब हम अपने माउस पॉइंटर को इस सेल के लोअर राइट कॉर्नर पे लेके जाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि माउस पॉइंटर ऐसे चेंज हो गया। अभी तक माउस पॉइंटर आप देख रहे हैं कि ऐसा है, लेकिन जैसे ही हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे वो इस शेप में चेंज हो जाता है, एक प्लस शेप में। तो जैसे ये प्लस शेप में आए, इसको हमने यहाँ पे माउस से क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं बाकी रेंज में। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बाकी सबकी सैलरी भी कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब हमें अलग अलग तो फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि सेल पे क्लिक करके
तो फार्मूला उसके अकॉर्डिंग अपने आप चेंज हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अपने आप इसने B4 और ये C4 हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अपने आप B7 और C7 हो जाता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप फॉर्मूला कॉपी करते चले जाते हैं, सेल का रेफरेंस भी एक्सेल में अपने आप चेंज होता चला जाता है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे सैलरी का निकालना है सम, या मुझे बेसिक का सम निकालना है, किसी भी न्यूमेरिक फील्ड का सम निकालना है। जैसे कि मुझे अभी ये मालूम करना है कि यहाँ पे भाई कुल मिला के कंपनी ये जानना चाहती है कुल मिला के उसकी सैलरी का खर्चा क्या है इस महीने का, तो हमें इन सबका सम करना पड़ता है। तो अगर हमें सम करना है तो उसके भी कई सारे तरीके हैं कि हम एक एक करके सबको ऐड कर दें। जैसे कि वही फॉर्मूला देना है तो फिर से हम इक्वल लगाएंगे, और क्योंकि मुझे एक एक करके अगर जोड़ना है तो हम पहले सारे सेल टाइप करने पड़ेंगे। जैसे ये है B2 B3 B4, तो यहाँ पे मैं टाइप करता चला जाऊंगा कि B2 फिर प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम टाइप कर रहे हैं वैसे वैसे सारे सेल भी हाईलाइट होते चले जाते हैं। B8 B9 तो मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए, एक एक करके मैंने टाइप कर दिए, क्योंकि मुझे इन सभी सेल का सम करना है इसलिए मैंने सबको यहाँ पे टाइप कर दिया कि B2 B3 B4, और जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पे इन सबका सम आ जाता है। तो एक तरीका तो यह है कि हम इस तरीके से सम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि अब चूंकि ये तो हमारी रेंज कम है तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी रेंज होती है वहां पे अगर हम इस तरह के सेल में अगर एक भी सेल छूट गया तो हमारे रिजल्ट गलत हो सकते हैं। तो वहां पे फिर हम इसके लिए एक्सेल का एक इनबिल्ट फंक्शन होता है सम, उसको यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल, और फिर हम यहाँ पे देते हैं सम, और सम के बाद हम यहाँ पे दे देंगे कि कहाँ से कहाँ तक का हमें सम करना है। तो मुझे कहाँ से कहाँ तक का करना है, मुझे इस सेल से लेके इस सेल तक का करना है। तो मैंने यहाँ पे जो स्टार्टिंग सेल है C2 मैं यहाँ पे दूंगा, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया कॉलन, और इसके बाद लास्ट सेल हमारा कौन सा है C9, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा C9। इस C9 देने के बाद इस ब्रैकेट को बंद किया, और अब हम यहाँ पे एंटर कर देंगे तो भी हमारा सबका पूरा सम निकल के आ जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया सम करने का। इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि यहाँ पे हमें दिया होता है होम टैब पे ये ऑटो सम टूल होता है। तो ऑटो सम टूल पे हमें कुछ नहीं करना है कि हमने इस सेल को सेलेक्ट किया जहाँ पे सम चाहिए, और यहाँ पे हम ऑटो सम टूल करेंगे और ये अपने आप सेलेक्ट हो गया जाती रेंज, और हम यहाँ पे केवल बस एंटर कर दें तो भी हमारा इसका सम निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से हम किसी वैल्यू का सम यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप किसी वैल्यू को चेंज करेंगे तो उस पर डिपेंडेंस वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे PD है 20 है, मैं यहाँ पे करता हूँ 25, तो इस पे जो डिपेंडेंस वैल्यू है वो कौन कौन सी है, एक ये है, एक इसका सम होगा और एक इसका सम होगा। तो जैसे इसको हम चेंज करें तो ये सारी वैल्यू अपने आप चेंज होती चली जाती है। जैसे कि मैंने इसकी जगह यहाँ पे कर दी 25। अब जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि तीनों वैल्यू उसने अपने आप रिकैलकुलेट कर दी। इसलिए हमें एक्सेल के साथ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं मारना है कि किसी डेटा वैल्यू को चेंज करने पर कि कहीं बाकी डेटा गलत ना हो जाए। तो आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। तो आज हमने ये सीख लिया कि हम सिंपल बेसिक वर्कशीट बना के उसमें फॉर्मूला कैसे देते हैं। तो चलिए आज आपको कुछ एक्सरसाइज दे देते हैं आपके होमवर्क के लिए। इसमें दिए गए फॉर्मेट ऑफ फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग आपको इनके सोल्यूशन करने हैं। तो पहली एक्सरसाइज आपकी ये है कि यहाँ पे आपको आइटम के रेट, क्वांटिटी और दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको अमाउंट, डिस्काउंट और नेट निकालना है, और इसका जो फॉर्मूला ये दिया हुआ है कि जो अमाउंट निकालना है उसके लिए यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, रेट इंटू क्वांटिटी। डिस्काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया है वो है आपको जो भी अमाउंट निकल के आएगा उसका 10% कैलकुलेट करना है, और नेट अमाउंट निकालने के लिए आपको अमाउंट माइनस डिस्काउंट को यूज करना है। तो एक एक्सरसाइज आपको ये करनी है। दूसरी एक्सरसाइज आपकी ये है कि यहाँ पे आपको लोगों के नाम दिए हुए हैं, उनके प्रीवियस रीडिंग मान लेते हैं कि उनके इलेक्ट्रिक मीटर की ये पिछली रीडिंग है, ये प्रीवियस रीडिंग है, ये फाइनल रीडिंग दी हुई है। यहाँ पे हमें निकालनी है टोटल यूनिट। टोटल यूनिट का फॉर्मूला ये दिया हुआ है कि प्रीवियस रीडिंग माइनस फाइनल रीडिंग, और अमाउंट निकालना है 4 रुपीज पर यूनिट के अकॉर्डिंग हमें इस अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो ये आपको सॉल्व करनी है आज। कल की क्लास में हम इसके सोल्यूशन को देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।
थैंक यू।